दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो अब तक भी हमारे 11वीं क्लास का एक लेक्चर आ चुका है जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि फिजिक्स वास्तव में होती क्या है और इन अगले 2-3 सालों में हम फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। और जिसके अंदर हमने देखा कि फिजिक्स की कितनी ब्रांच होती है और उनमें भी कौन कौन से बाद भी टॉपिक हम है वो 11वीं में पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ेंगे या थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, जो IIT या नेट की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं कि हमने पढ़ा था कि फिजिक्स है उसकी दो ब्रांच होती है, तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसके अलावा एक और होती है, भी वो होती है मध्याकार भौतिकी। क्या होती है? मध्याकार भौतिकी। ये अभी हाल ही में फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक जोड़ा गया है। मध्याकार भौतिकी वो होती है जिसमें हम स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी इन दोनों के सिद्धांतों का उपयोग करके कई चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, या हम कई प्रकार के नियमों को और कई प्रकार की घटनाओं को समझते हैं। वो सारे मध्याकार भौतिकी के अंदर पढ़ाए जाते हैं। जैसे एक तो होती है हमारी नैनो तकनीक। कौन सी होती है भाई? नैनो तकनीक। एक संसार। एक क्या होता है? हमारे संसार, है ना। तो ये सारा हम किसके अंदर पढ़ते हैं? मध्याकार भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद में आज का हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। क्या है भाई? भौतिक राशियां। अब देखो ये भौतिक राशियां वास्तव में क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं ना। इसको हम शॉर्ट में PQ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? PQ। PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड यानी जो मापी जा सकती है ना। तो देखो एक बार इसकी डेफिनेशन सुनो। भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, यानी उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर हम किसी भौतिक राशि को मेजर या किसी राशि को मेजर कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं भौतिक राशि। जैसे मैं कहता हूं द्रव्यमान। आप जैसे कहते हो कोई वस्तु 2 किलो की है, 1 किलो की है, इसका मतलब क्या आप उस चीज को मापते हो, वो वास्तव में द्रव्यमान होता है। हम कहते हैं 1 किलो। तो हम किसके बारे में बात करते हैं? वस्तु के द्रव्यमान या भार के बारे में बात करते हैं ना। तो वस्तु के द्रव्यमान के बारे में हम कहते हैं जैसे 1 किलो। तो द्रव्यमान ऐसी राशि है जिसको माप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे ये 1 किलो, ये 2 किलो, ये 3 किलो, इस प्रकार, है ना। इसी प्रकार देखो समय। क्या आप समय को मापते हो? क्या समय को आप माप सकते हो? बिल्कुल माप सकते हैं। हम समय को किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? जैसे हमारी घड़ी, है ना। और इसका मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है इसका मात्रक? सेकंड। आगे बात करेंगे मात्रक क्या होता है। तो हम कहते हैं कि अभी 2 सेकंड हो गए या 3 सेकंड गुजर चुके हैं, 5 सेकंड गुजर चुके हैं। क्या हम समय को वास्तव में मापते हैं? हमने समय को मापा, इसलिए समय भी क्या है? भौतिक राशि है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रोध, क्या क्रोध को आप माप सकते हो? क्रोध, प्रेम, है ना। क्रोध, प्रेम, इन चीजों को मापा नहीं जा सकता, यानी इनको मेजर नहीं कर सकते। तो जब हम इनको मेजर नहीं कर सकते तो हम इनको भौतिक राशियां नहीं कहेंगे, है ना। ये गुण राशियां होती है, उनको हम ऐसा कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि वास्तव में भौतिक राशि और इनमें क्या अंतर होता है। अब इसकी डेफिनेशन में एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है कि भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट किनको मापते हैं? जैसे मैं कहूं मास, टाइम, यानी द्रव्यमान और समय, क्या इनको वास्तव में हम माप सकते हैं? लंबाई यानी लेंथ, इन सबको मापते हैं ना, लेंथ। इनको हम डायरेक्ट मापते हैं। जैसे आपने पीता लिया और आपने कहा कि इस वस्तु की लंबाई 1 मीटर है, इसकी लंबाई 2 मीटर है, मैं 6 फीट का हूं, है ना। ऐसा आप इसके अंदर कहते हो ना। टाइम में देखो, आपने घड़ी ली और घड़ी की सहायता से सीधा आपने मेजर कर लिया, इतना होगा। मास आप सीधा मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क की, यानी आपका कार्य, तो कार्य W बराबर होता है F गुणा S या बल गुणा विस्थापन, है ना। इसके अंदर सीधा शॉर्ट फॉर्मूला ले रहे हैं। तो W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये बल गुणा आपका विस्थापन है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें कार्य को मापना है तो पहले हमें बल को मापना पड़ेगा और उसके बाद में विस्थापन को। तो ये इनडायरेक्टली मेजर की जाती है राशि। तो आपको समझ में आया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शब्द इसमें क्यों यूज में लिया जाता है? क्योंकि कुछ राशि ऐसी होती है जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, कुछ को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते, इनको अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है।
मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा या कुछ प्रयोगों के द्वारा उन चीजों को मापा जाता है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सारी क्या होती है भाई, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है। क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन होती है वो क्या हो सकती है, जैसे आपको एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगी, तो इसमें यह होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड by a instrument which describes यानी जो वर्णन करता है, which describes the law of physical world, देखो यानी हमारे आसपास की जितने भी घटनाएं होती है ना, या जो भी हमारे आसपास में भौतिक राशियां हैं, तो उन सभी भौतिक राशियों को किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है, और उन भौतिक राशियों को मापने के बाद में वो सारी भौतिक राशियां हमारे जितने भी फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉ होते हैं उनको ये डिस्क्राइब करती है। जैसे मैं कहूँ न्यूटन की गति का आपने समीकरण पढ़ा होगा छोटी क्लास में, v बराबर u प्लस ft। तो ये सारी भौतिक राशियां, अगर ये भौतिक राशियों के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हमें न्यूटन का गति का नियम समझ में या गति का समीकरण समझ में नहीं आएगा, हम इससे कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए ये आवश्यक होता है, मापन बहुत आवश्यक होता है, मेजरमेंट जरूरी होता है, ये हमारे जीवन को संतुलित करता है। जैसे आप मान लो किसी दुकान वाले के पास गए और आपने कहा कि मुझे 2 चीनी दे दे, है ना, या दो गुड़ दे दे, है ना, तो इससे कंफ्यूजन होता है, वो समझ नहीं पाएगा कि आपको चाहिए तो चीनी, लेकिन कितनी चाहिए। आप कहते हो मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो सीधा समझ जाएगा कि इस आदमी को चाहिए क्या, उसके अंदर व्यापार करना भी आसान होता है ना। तो हमारे आम जीवन में भौतिक राशियों का बहुत महत्व है। जैसे मैं आपको कहूं अभी समय हुआ है 2 किलो, क्या 2 किलो समय हो सकता है क्या? 2 किलो समय कभी भी नहीं हो सकता। तो कौन सी भौतिक राशि में हमें कौन से मात्रक का यूज करना है, यह भी हमें मापन के द्वारा पता चलता है, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। और हर बार यानी हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या के अंदर भी इसका बहुत यूज करते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या है फिर आगे, तो ये हमारे भौतिक राशियों की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में आता है मात्रक। क्या आता है? मात्रक यानी यूनिट, इसको कई बार इकाई भी बोल देते हैं भाई। अब आता है हमारे यूनिट। अब ये यूनिट क्या चीज है, वास्तव में यूनिट क्या चीज होती है? यूनिट होती है जो किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है, या सॉरी हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को मापने में सहायता करता है, और इसके द्वारा हमें भौतिक राशि का अनुमान होता है कि वास्तव में भौतिक राशि है क्या चीज। जैसे मैं कहूं m बराबर है 2 किलो, क्या है m बराबर 2 किलो, तो ये जो किलो है ये वास्तव में इसका क्या है? मात्रक। ये मात्रक देख के हमें यह पता चल जाता है कि किलो, हम जानते हैं किलो में किसको मापते हैं? द्रव्यमान को। तो क्या मात्रक ने यानी हमें जानकारी दी वास्तव में। अब मात्रक हमें यह भी बताता है कि वास्तव में जो हम भौतिक राशि मापने जा रहे हैं वो भौतिक राशि की मात्रा कितनी है, उसके बारे में भी हमें इसकी सहायता से, मात्रक की सहायता से जानकारी मिलती है। अब वास्तव में होता क्या है, हम एक मात्रक लेते हैं जो मानक मात्रक के तौर पर काम में लिया जाता है। जैसे आपने इसके बारे में सुना होगा कि पेरिस में एक मूर्ति रखी हुई है, वो मूर्ति बेलनाकार मूर्ति है। बेलनाकार मूर्ति, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे। इस बेलनाकार मूर्ति का वजन जो है उसको 1 किलो माना गया है ना। तो ये वास्तव में जो किलो है ये इसका मात्रक है और ये वजन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये यहाँ पर जो हम कहते हैं कि आपके पास 2 किलो चीनी, इसका मतलब वो 1 किलो का कितना गुणा है? 2 गुणा है ना। तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होता है भाई आपका मात्रक। क्या होता है? मात्रक। तो वास्तव में मात्रक किसी भौतिक राशि को क्या करता है, यानी भौतिक राशि के बारे में हमें जानकारी देता है कि वो भौतिक राशि कौन सी है, और उसकी मात्रा के बारे में भी काफी हद तक हमें जानकारी देता है। तो ये हो गया भाई मात्रक। अब इसके बाद में देखो किसी भी भौतिक राशि में 3 चीजें होती है। जैसे मैं कहूँ m बराबर 2 किलोग्राम, तो ये जो m है ये तो क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। क्या है? m। तो m है आपकी भौतिक राशि। क्या है भाई? भौतिक राशि है। इसके अलावा ये जो 2 ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है इसकी? ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है।
ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान। क्या है भाई इसका? संख्यात्मक मान, है ना। या हम इसको कह सकते हैं इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसके बाद में देखो ये जो किलो है ये है इसकी यूनिट। क्या है इसकी? यूनिट यानी मात्रक। ये क्या है इसकी? यूनिट है यानी मात्रक। क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई? अब देखो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो m बराबर 2 किलोग्राम दे रखा है। तो m तो यहाँ पर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। 2 किलोग्राम क्या है यहाँ पर? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान यानी इसका परिमाण, और ये है इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो किलोग्राम है ये इसकी क्या है? यूनिट। क्या है भाई? इसकी यूनिट है ना। अब इसके बाद में देखो, अब हमारे अगला टॉपिक जो इसका है वो ये आता है कि किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है ना। यानी रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड और क्या? मैग्नीट्यूड और किसके बीच में रिलेशन निकालते हैं? यूनिट। इसके बीच में यूनिट। यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू की आप भाई रख सकते हो, है ना। आपको मैग्नीट्यूड तो समझ में आया। जैसे मैं कहूँ आपको m बराबर 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम में जो ये 4 है ये वास्तव में इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है इसका? मैग्नीट्यूड या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसके बाद में देखो मैं आपको कहूँ कि जैसे m बराबर है 2 किलोग्राम। अब m यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? मास है। इसको मैं q से लिख दूं, फिजिकल क्वांटिटी यानी q से लिख दिया। 2 किलोग्राम है ये इसका मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको मैं n से लिख दूं न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये इसकी यूनिट है तो इसको मैं u से लिख। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? q बराबर NU। क्या बनता है? q बराबर NU। अब जैसे एक चीज तो ये होगी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ये फिजिकल क्वांटिटी q है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो N1 है, और इसकी यूनिट कितनी है? U1। क्या है इसकी यूनिट? U1। अब मैं कहता हूं m बराबर एक चीज और है। जैसे मैं कहूं आपको 2000 ग्राम। 2000 ग्राम और 2 किलोग्राम एक ही तो चीज है वास्तव में। क्या दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं? अगर ये एक दूसरे के बराबर है तो इसको भी हम q से लिखेंगे, और लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू से अलग है। ये तो 2 है, ये 2000 है, तो इसको हम N2 से लिख देंगे, और ग्राम में क्या हो जाएगा? U2। लेकिन ये क्यों ही रहेगी? क्योंकि वास्तव में इसकी वैल्यू क्या है? दोनों की बराबर है ना। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा? N1U1 बराबर N2U2। क्या मैंने सही लिखा है? अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NU बराबर कांस्टेंट। अगर कभी भी आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन कोई लिखी हुई दिखे तो आप NU बराबर इसको कांस्टेंट लिख सकते हो। N1U1 बराबर कांस्टेंट, N2U2 बराबर कांस्टेंट। दोनों तरफ सेम कांस्टेंट है तो दोनों को बाद में इक्वेट करके हम ये इक्वेशन वापस निकाल सकते हैं, है ना। तो NU इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। यही इनके अंदर क्या होता है? संबंध। या यानी इससे आपको क्या पता चला? इससे हमें यह पता चलता है कि NU कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर n घटेगा तो u उस हिसाब से बढ़ेगा कि इसकी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स रहे, है ना। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहे? फिक्स। जैसे मैं कहूं AB बराबर है आपके 4, ठीक है भाई। तो इसके अंदर मैंने A को कर दिया 1, तो B कितना हो जाएगा? अपने आप 4, कि इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 4 रहे। मैंने A को 2 किया तो B अपने आप ही उस प्रकार चेंज होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या दोनों का गुणनफल कितना हो? 4। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये, या मैं इसको अगर 4 कर दूं तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? 1, कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो? 4। अगर मैं इसको 8 कर दूं तो ये अपने आप ही 1/2 हो जाएगा ताकि 4 है। तो देखो n जैसे चेंज होगा u उस हिसाब से चेंज होगा कि दोनों का गुणनफल क्या हो? हमेशा कांस्टेंट। तो इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो n घटा, n जब घटेगा तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम जानते हैं u का मान बढ़ना चाहिए, u का मान बढ़ना चाहिए। जैसे मैं कहूं m बराबर है आपका 2 किलोग्राम। क्या है? m बराबर 2 किलोग्राम। एक m बराबर है आपका 2000 ग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों चीजें तो एक ही है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 2 किलोग्राम है और यूनिट क्या है? यहाँ पर सॉरी ये 2 है, ये क्या? किलोग्राम। यहाँ पर 2000 है, ये क्या है? ग्राम। अब किलोग्राम बड़ा है कि ग्राम? कौन बड़ा होता है? यूनिट। किलोग्राम बड़ा होता है ग्राम से,
यानी किलोग्राम बड़ा है, 2 छोटा है। जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी तो मैग्नीट्यूड इसका ये सॉरी यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो गया, छोटा। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2000 है, यानी n की वैल्यू बड़ी है तो u की वैल्यू क्या घट गई इसके अंदर, है ना। इससे हमें ये चीज पता चलती है कि n इज प्रपोर्शनल 1/u, n इज प्रपोर्शनल 1/u। ऐसा भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इसको भी समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपाती, अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। समानुपाती यानी प्रपोर्शनल, क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनल बोलते हैं, है ना। n इज प्रपोर्शनल 1/u, है ना। और अगर केवल ऐसा हम इसके अंदर कहना चाहें तो इसमें व्युत्क्रमानुपाती इसमें शब्द भी यूज कर सकते हैं। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती शब्द हम कब यूज करेंगे? जब हम ऐसा कहें कि n व्युत्क्रमानुपाती है u के। यहाँ पर तो क्या बोलते हैं? n इज समानुपाती 1/u, 1/u बोल रहे हैं। और यहाँ क्या बोलेंगे? n इज एंटी प्रपोर्शनल u, एंटी प्रपोर्शनल u, यानी केवल u शब्द, यानी ये u का तो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन 1/u के क्या है? ये समानुपाती, है ना। तो इस शब्द के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते जाएंगे। अब देखो आगे, तो मेरे हिसाब से समझ में आया आपको कि क्या रिलेशन होता है मात्रक और किसी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है उसके बीच में। अब इसके बाद में देखो भी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां देखो, यही तो हम पढ़ रहे हैं, भौतिक राशियां, इसके कितने टाइप होते हैं भौतिक राशि। हमने ये तो देखा कि भौतिक राशियां वो होती है जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, और जो हमारे जितना भी हमारे आसपास का फिजिकल वर्ल्ड है उसके जो लॉज हैं, जो नियम है, उनको जो समझाता है या उनको समझने के लिए हमें जिन चीजों का उपयोग करते हैं, जिन राशियों का, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ऐसा हमने इसके अंदर पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि भौतिक राशि में 3 चीज होती है। एक तो क्यों, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट, है ना। वास्तव में यूनिट क्या होती है? वो भौतिक राशि के बारे में हमें इशारा करती है कि ये कैसी भौतिक राशि है और इसकी वैल्यू कितनी है ना। इसके बारे में काफी जानकारी में मिलती है, पूरी नहीं फिर भी काफी जानकारी मिलती है। अभी मात्रक के बारे में आगे थोड़ा सा और बात करेंगे मैं ना। उससे पहले देखते हैं भौतिक राशियां वास्तव में कितने प्रकार की होती है। तो इसके अंदर वास्तव में क्या हो जाएगा, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एक कौन सी होती है? एक होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, है ना। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करते वक्त यानी या वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके इन सबको साथ के साथ उतारते जाओ, है ना। अपने कॉपी के अंदर उतार लो, नोट्स भी आप बना सकते हो, है ना। आवश्यक जानकारी सारी बता रहा हूँ इसमें। अब देखो आगे, देखो अब है सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। उससे पहले एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यूनिट के बारे में कि वास्तव में यूनिट क्या चीज है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, और मात्रक को या यूनिट को चुनने समय या इसको चुनते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या किसी मानक मात्रक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो वास्तव में यूनिट वास्तव में क्या चीज होती है? तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि के मान को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? यानी मान के बारे में जानकारी देता है कि वो किस प्रकार की भौतिक राशि है और उसका मान कितना हो सकता है। जैसे किलोग्राम, ग्राम, क्या दोनों उसके बारे में कुछ कुछ जानकारी देते हैं कि कितना क्या हो सकता है। अब देखो ये जो मात्रक होता है यूनिट, जैसे हम लिखते हैं कि t बराबर है 5 सेकेंड, है ना। तो एक समय का छोटा हिस्सा लिया गया और उस छोटे हिस्से को कुछ नाम दे दिया गया सेकेंड। बाकी जितना भी समय है इसी के गुणनफल के रूप में, जैसे 5 सेकेंड रखा तो 5 गुणा 1 सेकेंड होगा ही, क्या नहीं होगा क्या। अब जैसे हमने जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, कोई मूर्ति है ऐसी इस प्रकार की बेलनाकार, इसको आगे द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्यमान को विस्तार से बात करेंगे उस समय। अब इसको 1 किलो मान लिया, क्या मान लिया? 1 किलो, है ना। उस समय अगर इसको आधा किलो मान लेते या इससे किसी यानी बड़ी मूर्ति को 1 किलो मान लेते तो आज हमारे लिए 1 किलो के मायने कुछ अलग होते,
होते कि नहीं होते। तो इसको 1 किलो मान लिया गया। अब इसको 1 किलो मान लिया तो ये जो वास्तव में जो किलो है ये इसका क्या है, मात्रक है ना। और बाकी जैसे हम लिखेंगे 5 किलो तो वो क्या होगा, 5 गुणा 1 किलो होगा, यानी इस 1 किलो की तुलना में कितना होगा, 5 गुणा होगा, है ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड मात्रक कहलाते हैं, यानी कुछ मानक होते हैं जिनके आधार पर मात्रक बनाए जाते हैं। अब मात्रक या किसी भी मानक मात्रक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, है ना, आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसे आपको मान लो किसी चीज की लंबाई मापनी है ना, और लंबाई मापने के लिए उपकरण यहाँ मिलता है नहीं, दिल्ली मिलता है, और आपको अभी लंबाई मापनी है ना, तो इसमें काफी समस्या उत्पन्न होगी। जबकि हमारे पास में स्केल होती है जो कहीं भी मिल जाती है, आमतौर पर हमारे घरों में भी मिल जाती है, पिता मिल जाता है, तो उससे हम लंबाई को माप सकते हैं, है ना। वास्तव में उसका मात्रक मीटर होता है, और मीटर मात्रक बिल्कुल आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है, विश्व में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है आसानी से। दूसरी बात, ये अचर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी इनके मान पर ताप का, दाब का इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ये मूर्ति है, इसको 1 किलो मान लिया, है ना, और हमने इतनी शक्कर ले ली, है ना, इतनी शक्कर इसके बराबर। 7-8 दिन बाद में देखा, जब ये नहीं मान लो थोड़ा बहुत मौसम चेंज हुआ, तब केवल इतनी सी चीज नहीं आई इसके बराबर, है कि नहीं। तो ये मात्रक यहाँ काम नहीं करेगा, यानी इसका मान कांस्टेंट होना चाहिए, जिससे इसके मान पर ताप, दाब इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। चौथी बात इसके अंदर क्या है, वो ये है कि ये विश्व में कहीं भी उपलब्ध हो सके। और एक और बात कि इनको दोबारा से इनका उत्पादन इनका हम दोबारा से रिप्रोडक्शन कर सके, इनको दोबारा से हम उत्पन्न कर सके जहां चाहे वहां पर, है ना। तो ये मात्रक की कुछ विशेषताएं होती है, इसके अलावा और इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। हालांकि ये बहुत ज्यादा काम की चीजें नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। इसको आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। अब देखो भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज भाई 7 होती है। कितनी होती है? 7। यानी हमारे विश्व में अब तक ऐसी 7 भौतिक राशियां हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, और जिनके आधार पर हमारे ब्रह्मांड के सभी नियमों को डिफाइन किया जा सकता है। वो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं? पहली आती है आपकी लंबाई। क्या आती है भाई? लंबाई। ये आपकी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका सिंबल है ना, और यहाँ पर ये इसका है आपके यूनिट। सबसे पहले लेंथ। तो ये जो लेंथ है ये एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, वो 100% स्वतंत्र होती है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक और यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दूं द्रव्यमान, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो अगर आपको किसी वस्तु के द्रव्यमान के बारे में जानकारी चाहिए कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है कितना नहीं है, तो क्या आपको उस वस्तु की लंबाई के बारे में जानना जरूरी है? क्या आपको किसी वस्तु के द्रव्यमान के बारे में जानकारी चाहिए तो क्या आपको वस्तु की लंबाई के बारे में जानकारी होना आवश्यक है? क्या जानकारी होना आवश्यक नहीं है। जबकि देखो, कार्य बराबर है बल इंटू विस्थापन। अगर आपको कार्य के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको बल और विस्थापन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये मूल राशि नहीं है, कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। बिल्कुल उसी प्रकार आ जाओ इसके अंदर, जैसे लंबाई है तो लंबाई एक प्रकार की भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी बिल्कुल स्वतंत्र होती है और इसका किसी भौतिक राशि के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। इसका सिंबल एल होता है, आगे और बात करेंगे इसके बारे में। और इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर। क्या होता है भाई? इसका मात्रक होता है मीटर, है ना, एम से लिखते हैं इसको। अगला देखो, अगला द्रव्यमान यानी मास। ये भी एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसका सिंबल स्मॉल एम होता है और इसका यूनिट होता है किलोग्राम, या हम और भी ले सकते हैं ग्राम वगैरह, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं। ये इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। तो ये आपकी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसके बाद में देखो आगे से देखो, इससे आगे तीसरी आपके होती है समय। क्या है भाई? समय यानी टाइम। इसको हम टी से लिखते हैं, टी सिंबल होता है इसका, और इसकी यूनिट होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड। उसके बाद में चौथी होती है भाई आपकी क्या? देखो, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गई। क्या कोई ऐसी भौतिक राशि है जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, जिसके बारे में जानकारी के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं? ताप।
क्या चीज होती है भाई? ताप, यानी टेम्परेचर। क्या होता है भाई? टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और इसको हम लिखते हैं थीटा से, या कई बार इसको लिखा जाता है कैपिटल टी से, है ना। और इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस या केल्विन, है ना। केल्विन या डिग्री सेल्सियस होती है इसके, है ना। अब इसके बाद में देखो 500 होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? करंट, यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसका अन्य किसी क्वांटिटी के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर भाई। क्या होती है? एम्पियर होती है इसकी यूनिट। इसके बाद में देखो 6 आपके आती है ज्योति तीव्रता। क्या आती है आपके? ज्योति तीव्रता आती है, ज्योति तीव्रता। इसके सिंबल की हमें आवश्यकता नहीं है। इसकी जो यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है भाई? कैंडेला। सीडी से लिखते हैं इसको, कैंडेला, है ना, सीडी। इसके बाद में देखो सातवीं आपके जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है मोल। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। देखो, तो 7वीं भौतिक राशि होती है आपके पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा। देखो भाई, तो इसका यानी किसी प्रकार कोई सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी यूनिट होती है मोल। क्या होती है? मोल। ये पदार्थ की यानी मात्रा को मेजर करने का एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके बारे में हम और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारे होता जाएगा। अभी आपको जैसे आप देखो, इसको ऐसे समझो। हमने आपको पता हो तो जब आप पहली बार जब स्कूल गए थे, है ना, सबसे पहली बार आप जब बच्चे थे 3-4 साल के, उस समय जब आप स्कूल में गए थे तो स्कूल में कुछ चीजें आपको रटाई गई थी। जैसे आपने ऐसे लिखा कि के कबूतर का ऐसे लिखा जाता है, ए ऐसे लिखा जाता है ABCD का। इसके ऊपर आपने बार बार यानी अपना जो वो होता था ना आपके पास पेंसिल यानी बढ़ता, वो आपने इसके ऊपर बार बार घुमाया, इसके ऊपर, है ना, बार बार घुमाया, कई टाइम्स घुमाया। तब जाके आपको ये याद हो गया कि ऐसा एक सिंबल होता है, इसका मतलब होता है के कबूतर। कैसा नहीं होता है क्या? इस प्रकार आपको सारे के सारे वो जितने भी हमारी वर्णमाला है जो हमने इसके अंदर पढ़ी हिंदी के अंदर, या जो ABCD है, वो सारी की सारी आपको रटाई गई, समझाई थोड़ी गई। ए में क्या समझाने वाली चीज है? इसको रटाने के बाद में धीरे धीरे आपको किताब पढ़ना समझ में आ गया, है ना। तो कुछ बेसिक चीजें होती है जो हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, कुछ सीखनी पड़ती है। उसके बाद में हम उसके आगे का पूरा ढांचा उसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं। फिजिक्स में जो ये भौतिक राशियां हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार काम करती है। ये भौतिक राशियां आपके ये क्या कबूतर का है ना, ये इस प्रकार, और ABCD है आपकी। अगर आप इनको एक बार सीख गए तो बाद में आगे पूरी फिजिक्स आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे देखो, अब इसके बाद में होती है दूसरी व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां होती है? व्युत्पन्न राशियां, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जो एक दूसरे पर, या किसी भी क्वांटिटी के बारे में, या कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, हमें और किसी क्वांटिटी की आवश्यकता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैं कहूँ फोर्स का फॉर्मूला आपने छोटे क्लास में देखा होगा, F बराबर m। मैं कहूँ वेलोसिटी तो v बराबर s बटा t, या मैं कहूँ स्पीड यानी चाल है तो चाल होता है दूरी बटा समय, तो दूरी वास्तव में लंबाई होती है समय। तो ये दोनों भौतिक राशियां हैं। कौन सी है? ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये दोनों मूल राशियां हैं, और इन दोनों मूल राशियों की सहायता से इस राशि को बनाया गया। तो ऐसी राशियां क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां, है ना। कि ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी और जिनका एक दूसरे के साथ में संबंध हो, वो क्या कहलाती है? आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 2 एग्जाम्पल अभी याद रख लेना, आगे हमारे धीरे धीरे और इसके बारे में आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में होता है भाई हमारे कि मात्रक के भी 2 प्रकार होते हैं। मात्रक भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, और एक आपकी होती है सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक मात्रक। क्या होते हैं भाई? ये होते हैं आपके पूरक मात्रक। कौन से मात्रक होते हैं? ये होते हैं आपके पूरक मात्रक। तो इन मात्रकों में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसके अलावा यानी आपका केल्विन, और इसके अलावा एम्पियर, मोल और कैंडेला। 7 हो गए।
ये देखो 7 हो गए। अब पूरक राशियों में बिल्कुल उसी प्रकार की, यानी हम इनको राशियां भी, यानी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द काम में लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इन मूल राशियों के अलावा 2 ऐसी राशियां और होती है जिनका जो भी स्वतंत्र होती है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उनके बारे में भी जानकारी आवश्यक होती है। जैसे मैं कहूं एंगल, एंगल है ना, इसको हम कहते हैं समतलीय कोण। क्या कहते हैं भाई? समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन, या क्या होता है? डिग्री। क्या होता है? डिग्री। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसके बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा, इनके फॉर्मूले भी बताऊंगा, और भी बहुत सारी जानकारी जो इसमें है वो हम आगे धीरे धीरे जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके आगे देखो, इसके आगे देखो भाई, इसके आगे अब हम पहले भौतिक राशि के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पहले भौतिक राशि भी है और मात्रक भी है, ठीक है भाई। तो पहले भौतिक राशि आपकी लंबाई, चाहे लंबाई का हो, चाहे चौड़ाई का हो, चाहे गहराई, ऊंचाई, मोटाई, व्यास, त्रिज्या, दूरी, विस्थापन, ये सारी की सारी चीजें एक ही है, ये सारी लंबाई ही है वास्तव में, है ना। देखो लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई भी तो हम कहते हैं 2 मीटर है, 3 मीटर है, और गहराई 1 मीटर, 2 मीटर, ऊंचाई, मोटाई, सबको मीटर, किलोमीटर आदि में तो मापते हैं। तो वास्तव में अगर हम गौर से देखें तो है वास्तव में एक ही चीज ही, बस हम अलग अलग संदर्भ पे यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई मेरे पास ये ऐसा हाइट है, मैं कहूँ ये लंबाई है, या ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो इनको अलग अलग नाम देने से हमें कंफ्यूजन नहीं होता है ना। छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो इसको हम लंबाई कह देते हैं, इसको हम चौड़ाई कह देते हैं। हम इसको लंबाई, इसको चौड़ाई कह देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वास्तव में जितने भी शब्द मैंने लिखे और भी हो सकते हैं, इनमें ये सारी की सारी लंबाइयां ही होती है। वास्तव में क्या होती है? लंबाइयां ही होती है। इसी के अंदर आती है, एक ही भौतिक राशि में आती है, वो है हमने जो मूल राशि पढ़ी थी लंबाई, उसी के अंदर आती है सारी की सारी। अब इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मात्रक होता है इसका मीटर। क्या होता है? मीटर। और भी इसके मात्रक होते हैं जो इसके अंदर हम सारे के सारे पढ़ेंगे। तो अभी आपकी जो लंबाई है उसको मापा जाता है मीटर, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर आदि चीजों के, है ना, आदि के अंदर मापा जाता है। ये एक प्रकार की मूल राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? इसका मात्रक मीटर होता है। अब यहां से हमें एक डेफिनेशन बनानी है 1 मीटर की। 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है? तो 1 मीटर की डेफिनेशन को हम इस प्रकार कहते हैं कि प्रकाश द्वारा 1/c समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। वैसे तो हम ये डेफिनेशन 12वीं क्लास में विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चैप्टर होता है उसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कहूँ वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर वेग प्रकाश का हो तो c बराबर d बटा v। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, है ना। तो दूरी d बराबर c × t होगा। अगर मैं t का मान 1/c ले लूं तो d बराबर क्या आ जाएगा? 1 मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर की परिभाषा क्या दी जाती है कि लाइट द्वारा या प्रकाश द्वारा 1/c समय में जितनी दूरी ट्रेवल की जाती है वही किसके बराबर होती है? 1 मीटर के बराबर। किसके बराबर होती है? 1 मीटर के बराबर। तो ये 1 मीटर की डेफिनेशन यहाँ से बनती है। इसको कॉपी में उतार लेना, याद रखने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं, ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। वैसे आपको 1 मीटर, 1 एम्पियर, 1 किलोग्राम, इन सब की परिभाषा आपको एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगी, जो आप एक बार उसमें से पढ़ लेना, है ना। अब देखो आगे, अब इसके कई मात्रक होते हैं लंबाई के। तो देखो जैसे एक होता है मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं? 12 इंच। और 1 मील में 1602 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1602 मीटर, या 1.602 किलोमीटर होते हैं, है ना। ये सारे के सारे इसके मात्रक होते हैं। और भी इसके मात्रक होते हैं, है ना, जो हमें जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। इसके अंदर कुछ मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे फिजिक्स में बहुत काम के आते हैं, है ना। तो केवल हम अभी केवल टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? लंबाई क्या चीज होती है वास्तव में, है ना। यह लंबाई कैसी भौतिक राशि है उसके बारे में पढ़ रहे हैं।
इसमें जो आपका पहला टॉपिक आता है वो होता है एक एयू। एक एयू का मतलब होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? खगोलीय मात्रक कहते हैं। ये भी आपके लंबाई का या दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? लंबाई या दूरी का। लेकिन ये बड़ा मात्रक है। जैसे मैं कहूं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो जब हम इसको मीटर में किलोमीटर में लिखते हैं तो इतनी लंबी लाइन जाती है, तो उसको याद करने में काफी दिक्कत होती है ना। और उसको अवश्य यानी जहां पर हमें उसका उपयोग करना पड़े, कागज में लिखना पड़े, कैलकुलेशन करनी पड़े, तो काफी समय खराब होता है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने क्या किया, ऐसे बड़े बड़े मात्रक बनाए जो बड़ी दूरियों को यानी वास्तव में बड़ी दूरियों को डिफाइन करने के उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे मैं कहूं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो वास्तव में होती है, जैसे ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा सन, सूर्य से लेकर पृथ्वी के जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक एयू कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एयू। एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पर याद रखना। इसको जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे यानी जब इसका पूर्णांकन करेंगे हम, तो 1.5 हो जाएगा। पूर्णांकन कैसे करते हैं आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये वैल्यू आपको याद रखने में वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। अभी आप अगर 8-10 बार इसको पढ़ लोगे तो याद हो जाए। लेकिन अगर आप बाई चांस भूल जाओ तो आप इसको फिर कैसे याद करोगे, कैसे याद रखोगे? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 500 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड लगते हैं? 500। तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय। वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर वेग गुणा समय। तो दूरी बराबर देखो वेग कितना, प्रकाश का वेग, और समय कितना? 500 सेकेंड। अब देखो प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 और ये कितना हुआ? 500 सेकेंड। तो दूरी बराबर कितना हुआ? देखो देखिए ये 15 गुणा 10 की पावर 10 हो गया। देखो यहाँ पर ये तो 2 जीरो है, इसको हम 10 की घात में लिख सकते हैं। 10 की घात में क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि इससे संख्याएं छोटी हो जाती है। जैसे मैं 1000 लिखता हूँ, 1000 लिखा मैं, तो मैंने इसको छोटी करने के लिए सबसे पहले मैं 10 लिखूंगा, जितने जीरो है उतने घात लगा दूंगा। जैसे इसके अंदर बताओ देखिए क्या होगा। सबसे पहले 10 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो है, 10 की पावर 5 हो गया। तो इसको लिखने में और पढ़ने में काफी सुविधा होती है, इसलिए हम इसको 10 की घात में लिखते हैं। अब देखो देखिए इससे आगे क्या हो जाएगा? डी बराबर 15 गुणा 10 की घात 10 मीटर। तो डी बराबर देखो 15 गुणा 10 की घात 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, तो ये तो जाएगा 1.5, ऊपर वाला 10 की घात 11 मीटर। देखो देखिए इसके बराबर ही आ रहा है कि 1.42 से लिखा था 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 500 सेकेंड में। इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे आपको पता चल गया होगा, है ना। अब इसके आगे देखो, इसका एक मात्रक और होता है दूरी का। वो क्या होता है? दूरी या लंबाई का एक मात्रक और होता है, वो होता है आपका, देखो एक तो खगोलीय मात्रक हो गया, एक मात्रक इसका और क्या होता है? एक मात्रक इसका होता है वास्तव में, देखो जैसे आपने प्रकाश वर्ष के बारे में सुना, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। इस शब्द को देखने पर आपको प्रकाश वर्ष, वर्ष किसका मात्रक होता है? समय का, है ना। 1 साल 2 साल में, जैसे मान लो 25 साल का हूं, है ना, आप मान लो 40 साल के हो, है ना, तो बिल्कुल उसी प्रकार, है ना। तो ये वास्तव में जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक होना चाहिए देखने पर? समय का। जबकि है किसका मात्रक वास्तव में? यह वास्तव में मात्रक होता है दूरी का। देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ हमारी जो गैलेक्सी है, जो आकाशगंगा मिल्की वे, उसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 लाख प्रकाश वर्ष होती है। 1.5 लाख प्रकाश वर्ष का मतलब है कि वो दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर उसको मीटर में लिखेंगे तो बोर्ड में यहां से शुरू होकर यहां तक भी नहीं आएगी। तो उस दूरी को कोई याद नहीं रख सकता, उसको याद रखने में बहुत दिक्कत होती है ना। अब यही काम थोड़ा हमारे इतनी लंबी लंबी दूरियां याद करने है ना, और भी तो काम करने हैं हमें जीवन में। तो इसके अंदर देखो क्या है कि दूसरा तो प्रकाश वर्ष से बहुत लंबी दूरियों को आसानी से हम याद रख सके, इसके लिए बनाया गया एक बड़ा मात्रक है। देखो तो इसको हम कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं भाई? लाइट ईयर कहते हैं, यानी प्रकाश वर्ष। इसको नूरी साल भी कहते हैं, नूरी साल, उर्दू में नूरी साल भी इसको कहा जाता है ना, लाइट ईयर। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी बराबर प्रकाश का वेग कितना? c
गुणा समय कितना 1 साल यानी 1 ईयर। तो देखो डी बराबर ये कितना 3 गुणा 10 की घात 8 इंटू 1 साल। 1 साल में एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं गुणा 365 दिन। इसको हम आप कैलकुलेशन इसकी कर ले रहे हैं ना। कैलकुलेशन जब आप करोगे तो इसकी 9 पॉइंट कुछ और गुणा 10 की पावर ये 15 के आसपास आएगी, है ना। तो वही वास्तव में क्या होती है, वास्तव में ये चीज क्या होती है, प्रकाश वर्ष। यानी ये जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन करके आप कॉपी में लिख लेना, है ना। इसके बाद में भी एक दो और इसके अंदर मात्रक या इस प्रकार के मात्रक बचते हैं जो एक बड़े मात्रक जैसे पार्सेक है। तो इनके बारे में बाकी के बारे में कल बात करेंगे, है ना। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।